आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिटरी मेथड। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन खत्म कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है यूनिटरी मेथड। अब जैसा कि हमने आपको बताया था पहले वाले क्लास में ही, यानी कि इंट्रोडक्शन वाले क्लास में ही, कि यूनिटरी मेथड में भी हम लोगों को दो चीज पढ़ना है। एक है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा इनवर्स वेरिएशन, है ना। चलिए तो उसको पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। इस चैप्टर को भी हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हमारा एक मिनट, हाँ ठीक है। सबसे पहला हमारा इधर है और दूसरा वाला हमारा इधर है। पहला का नाम है डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरा का नाम है इनवर्स वेरिएशन। ठीक है ना। मतलब ये हो गया कि ये जो यूनिटरी मेथड हमारा जो आपका ये टॉपिक दिख रहा है, आर एस अग्रवाल में देखेंगे तो ये एक अलग चैप्टर ही है ना। लेकिन एनसीईआरटी में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर में ही ये चीज है। तो यूनिटरी मेथड में बेसिकली हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। अच्छा, बहुत बार डायरेक्ट वेरिएशन को डायरेक्ट प्रपोर्शन भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट वेरिएशन बोलिए या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन बोलिए। डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन, तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से इनवर्स वेरिएशन के बदले में क्या बोला जाता है? इनवर्स प्रपोर्शन। तो यहां पे हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन। उसी प्रकार से ये हमारा हो गया इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है ना। लेकिन इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना ये वाला टॉपिक। वो वाला भी करेंगे, लेकिन दो टॉपिक है तो दोनों अलग अलग क्लास में कर लेते हैं। आज हम लोग इसको समझेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे आज 4 सवाल बनाएंगे। अगले वाले क्लास में इसको समझ लेंगे क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में या फिर डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में, क्योंकि यदि ये चीज आप समझ गए तो वो चीज आप आसान तरीके से समझ जाएंगे। ये चीज समझ गए तो वो आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे, यानी कि कल। आज बात कर लेते हैं पहले इसके बारे में, और इससे 4 सवाल बनाएंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये कहता क्या है अब समझिए इसके बारे में क्या है ये चीज। देखिए ध्यान से लिखा गया डायरेक्ट वेरिएशन या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन। इसका सीधा सा मतलब होता है, ऐसे समझिए एकदम एग्जांपल से। ठीक है ना। एग्जांपल से मान लीजिए कि आपने इधर हमारा पेन है और इधर हमारा प्राइस है। समझिएगा, डायरेक्ट वेरिएशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने ना आप दुकान में गए, स्टेशनरी वाली दुकान में गए, और आपने कहा कि अंकल जी हमको ना एक पेन दीजिए। कितना पेन? एक पेन। और उस पेन का प्राइस जो है ना कितना है? 5 रुपये मान लीजिए। ठीक है। तो आप दुकान में गए और अंकल जी को आपने कहा कि अंकल जी एक पेन दीजिए। उन्होंने आपको एक पेन दे दिया और पेन का प्राइस कितना है? 5 रुपया। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि अंकल जी 2 और पेन दे दीजिए। तो अब कितना और देना पड़ेगा आपको? 10 रुपया और देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि एक पेन का 5 रुपया प्राइस, तो 2 पेन का कितना? 10 रुपया। अब कहा कि आपने अंकल एक और दे दो, है ना। तो अब कितना आपको देना पड़ेगा? 15 रुपया देना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि एक पेन का प्राइस 5 रुपया है, 2 पेन का प्राइस 10 रुपया है, 3 पेन का प्राइस 15 रुपया है। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इसका मतलब आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप पेन का नंबर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समझिए आप, एक पेन आपने खरीदा 5 रुपया, 2 पेन आपने खरीदा 10 रुपया, क्योंकि 5-5 का 2 पेन, और 3 पेन आपने खरीदा तो 5-5 का 3 पेन, तो कितना? 15 रुपया। इसे ऐसे समझ लीजिए। हाँ नहीं 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 नहीं, समझिए, ये एक पेन अलग है, ये 2 पेन अलग है,
ये 3 पेन अलग है, तो ये इससे आपको क्या मालूम चल रहा है कि हर एक पेन का प्राइस 5-5 रुपया है। बात समझ में आ रही है? मतलब कि आपने एक पेन खरीदा तो आपने 5 रुपया दिया, 2 पेन आपने खरीदा तो 10 रुपया दिया, 3 पेन आपने खरीदा तो 15 रुपया आपने दिया, इस प्रकार से है ये, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप देख क्या रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पेन का नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ये हाथ हमारा यदि पेन है और ये प्राइस है, तो जैसे जैसे आप पेन का संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। इस केस में इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटी। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वांटिटी। क्या हो गया, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वांटिटी, और ये प्राइस हमारा क्या हो गया, सेकेंड क्वांटिटी। अब समझिए ध्यान से, इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में ये कहा जाता है ना कि जब फर्स्ट क्वांटिटी का नंबर बढ़ेगा तो सेकेंड क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगा। मतलब ये कि जैसे जैसे आप पेन के नंबर को बढ़ाएंगे ऑटोमेटिकली आपका प्राइस भी बढ़ता चला जाएगा। यही चीज होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी अपने आप बढ़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि अब जो है ना, अच्छा इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी, जैसे आप पेन का नंबर बढ़ाते जा रहे थे तो वैसे आपका प्राइस भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब आप पेन का संख्या घटाते चलिएगा तो क्या प्राइस बढ़ता जाएगा या वो भी घटता चला जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहे हैं हम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप पेन का संख्या बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपका प्राइस भी बढ़ रहा है। उसी प्रकार से जब आप पेन का संख्या घटा देंगे यानी कि आप कम खरीदेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा कम देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी अपने आप बढ़ेगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, यदि पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला भी हमारा घटेगा। जैसे मान लीजिए कि 5 पेन का जो प्राइस है ना वो 25 रुपीज है। 5 पेन का प्राइस 25 रुपीज है, और अब जो है ना 2 पेन का प्राइस 10 रुपया है। तो बताइए, ये हमारा 5 पेन का प्राइस 25 रुपया है और 2 पेन का प्राइस हमारा क्या हो गया, 10 रुपया हो गया। तो बताइए पेन का संख्या घटाना, 5 से 2 हो गया, अब प्राइस भी तो घट गया, 25 से 10 हो गया। तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे डायरेक्ट वेरिएशन में कि यदि पहला वाला क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, या फिर पहला वाला क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा वाला क्वांटिटी भी घटेगा। कोई समस्या अब इसमें? चलिए, तो अब यहाँ पे आप इसको याद रखने के लिए ना इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप कि आप फर्स्ट क्वांटिटी यदि बढ़ेगा तो सेकेंड, समझिएगा ध्यान से, बस इसको याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। तो सेकेंड क्वांटिटी भी बढ़ेगा। देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट वाला क्वांटिटी बढ़ेगा, ये वाला साइन मतलब क्या, बढ़ना। तो फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ेगा तो सेकेंड क्वांटिटी भी बढ़ेगा, या फिर फर्स्ट क्वांटिटी घटेगा तो सेकेंड क्वांटिटी भी घटेगा। ये हमारा केस किसमें होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में या फिर डायरेक्ट प्रपोर्शन में। अब इसको आपने यहां पे समझ लिया, एक पेन का प्राइस 5 रुपया, 2 पेन का प्राइस 10 रुपये, 3 पेन का प्राइस 15 रुपये। तो जैसे जैसे हम लोग पेन का नंबर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्राइस भी बढ़ रहा है ना। उसी प्रकार से अब जब हम लोग 3 पेन खरीदे तो 15 रुपया दिए, ऑब्वियस ये बात है। तो 2 पेन खरीदेंगे तो कितना देंगे, 10 रुपये। तो पेन भी हमारा घट गया और प्राइस भी घट गया। अब एक पेन खरीदेंगे तो कितना देंगे, 5 रुपया। तो पेन हमारा घट गया, प्राइस भी घट गया, है ना। तो सीधा सा मतलब आप यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन में कुछ भी यदि याद नहीं रहे तो सिंपल ये याद रखना है कि पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला भी घटेगा। फिर से, पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला भी घटेगा। तो ये चीज हमारा होता है डायरेक्ट वेरिएशन में। याद रखने के लिए हमने यहाँ पे शॉर्ट में ये सिंबल के तौर पे लिख दिया हमने, यानी कि पहला वाला बढ़ेगा तो दूसरा वाला भी बढ़ेगा, पहला वाला घटेगा तो दूसरा वाला भी घटेगा। हो गया क्लियर? कोई समस्या इसमें? चलिए, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा और गहराई से बात करते हैं कि आखिर इसके ऊपर सवाल कैसे बनाया जाएगा।
देखिए ध्यान से, सवाल इसके ऊपर बनाने के लिए ना, हालांकि इसका कोई फॉर्मूला तो आपके क्लास में नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको देना चाहेंगे जो फॉर्मूला क्लास 8 में यूज होता है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हम लोग हैं क्लास 7 में, क्लास 8 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि क्लास 8 तो बड़ा क्लास है, बहुत हार्ड फॉर्मूला होगा। बहुत आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है, देखिए ध्यान से, x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2, बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला है आपका, बड़ा आसान दिख रहा होगा, दिखने में आसान है कि नहीं बताइए? बिल्कुल आसान है ना, और वाकई में ये आसान भी है। कैसे इसको हम लोग लागू करेंगे वो अभी हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। ये फॉर्मूला है, लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो सवाल में हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या कहा गया है? कहा गया है इफ द कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज इज ₹333। समझिएगा ध्यान से, 9 गो खिलौना है और 9 गो खिलौने का प्राइस कितना है? 333 है, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। जब 9 गो खिलौने का प्राइस 333 रुपीज है तो 16 टॉयज का प्राइस कितना होगा? इसको निकालने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, इसको आंसर इसका निकालने का, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशन में जो एक सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो क्लास 8 का है ना। वो फॉर्मूला हम चाहेंगे कि आप क्लास 7 में यूज करें। क्या सर इसको यदि इस्तेमाल करेंगे तो स्कूल में सर नंबर काट लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, कभी नंबर वो आपका नहीं काटेंगे, बल्कि वो खुश होंगे कि आपने इस फॉर्मूला के बारे में जाना और इस फॉर्मूला को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि क्लास 8 का फॉर्मूला क्लास 7 में इस्तेमाल कर देंगे, हो सकता है कि स्कूल में टीचर एग्जाम में नंबर काट ले। बिल्कुल भी नहीं काटेंगे, वो 100% श्योर हो जाओ, नहीं काटेंगे नंबर, क्योंकि यही फॉर्मूला जो है ना डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्लास 8 में भी है, क्लास 8 में भी है। तो वहां पे डायरेक्ट वेरिएशन में जो हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। तो यदि आप इसको यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है वो देखिए। यहाँ पे कहा गया है कि 9 खिलौने का प्राइस जो है ना वो 333 रुपीज है। तो बताइए कि 16 खिलौने का सेम खिलौना है तो 16 खिलौने का प्राइस कितना होगा, यही हमको निकालना है ना। चलिए अब बताते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हुआ है। पहला किस चीज के बारे में? पहला खिलौने के बारे में, दूसरा प्राइस के बारे में, है कि नहीं। तो यहाँ पे है ना आपको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है, छोटा सा टेबल। उसको कैसे बनाएंगे देखिए, ये बड़ा मजेदार है, ये आप समझ जाएंगे तो आपका डायरेक्ट वेरिएशन पूरा का पूरा खत्म एक ही क्लास में। यहाँ पे अच्छा चलिए सबसे पहले ना इसमें आपको पहचानना पड़ेगा दो चीजों के बारे में कि आखिर सवाल दो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। तो ये वाला सवाल यदि हम देखें तो दो चीजों के बारे में बात कर रहा है, जिसमें से पहला हमारा खिलौना है और दूसरा हमारा प्राइस है ना। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाना है। सबसे पहला आप बना लीजिए प्राइस का, सबसे पहला आप बना लीजिए प्राइस, और प्राइस किस में दिया हुआ है आपका? रुपीज में है। और किसके बारे में बात हुआ था? टॉयज के बारे में बात हुआ था। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है बस, उसके बाद आपका ये सवाल आराम से बनेगा। देखिए ध्यान से, ये टेबल है आपका। सबसे पहले आपको क्या करना है? दो चीज फाइंड करना है कि उस सवाल में किन दो चीजों के बारे में बात हो रहा है। तो इस सवाल में पहला चीज हमारा खिलौने के बारे में बात हो रहा है और दूसरा चीज पैसों के बारे में बात हो रहा है। तो हमने यहाँ पे प्राइस लिख दिया, यहाँ पे हमने टॉयज लिख दिया। आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर यदि टॉयज को ऊपर लिखते और प्राइस को नीचे लिखते तो क्या गलत होता? बिल्कुल भी नहीं, आपका मन है, आप चाहें तो टॉयज को ऊपर लिख दो या फिर प्राइस को नीचे लिख दो, कोई बात नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे बात क्या कहा गया है। यहाँ पे बात कहा गया है कि 333 रुपीज में कितने खिलौने आ जाते हैं? 9 खिलौने आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्राइस के सामने 333 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 333 रुपीज में कितने टॉय आ जाते हैं? 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे टॉय वाले सेक्शन में। पहला काम क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज। तो ये 16 क्या है हमारा? क्या है, प्राइस है या टॉय? टॉय है। तो ये 16 कहाँ लिखेंगे? टॉय वाले केस में। तो यहाँ पे आप 16 लिख देंगे, कोई समस्या इसमें? अब यहाँ पे आपको बताना ये है
कि 16 टॉयज का प्राइस कितना है, यही बताना है ना आपको। देख लीजिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच टॉयज, तो इस 16 टॉयज का प्राइस कितना है वही आपको फाइंड करना है। तो आप मान लीजिए कि कितना है, x है सपोज, है कि नहीं। हमने पहले भी कहा कि इसको बनाने का और तरीका हो सकता है, लेकिन ये हम बड़ा आसान तरीका बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया पूरी तरीके से। अब इसको ना यहाँ पे देखिए ऐसे आपको लिखना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम आपको और बता देते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x1, यहाँ पे क्या दिख रहा है x1, तो ये हमारा 333 किसका काम कर रहा है, x1 का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है y1, यहाँ पे ये हमारा 9 किसका काम कर रहा है, y1 का। उसके बाद यहाँ पे x2 है, तो ये हमारा किसका काम कर रहा है, x2 का। यहाँ पे y2 है, तो ये किसका काम कर रहा है, y2 का। बस ऐसे ही हमको ये भी लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए कैसे बनेगा ये, 333 बाई 9 इज इक्वल्स टू x बाई 16 लिख देना है बस। तो ये हमारा हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। क्या इसी प्रकार से हमने इसको बैठा दिया यहाँ पे। चलिए अब तो बड़ा आसान हो गया, बड़ा सिंपल है। अब आपको मालूम है क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होता है। चलिए तो 333 इंटू 16 बराबर 9 इंटू एक्स, यही करते हैं ना हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाइए। 333 इंटू 16 बराबर 9x हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो। अच्छा हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते हैं, हालांकि कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा टाइम लग जाएगा, प्लस बड़ा सवाल बन जाएगा। तो अब हमारा ये आसान हो जाएगा कि 333 इंटू 16, ये हमारा किस में है, 9, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए आपको साफ दिख रहा होगा, इसको 3 से काटेंगे 3 बार में, इसको 3 से काटेंगे 1 1 1 बार में, है ना। फिर इसको 3 से काटेंगे, फिर इसको 3 से काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 37 बार में। देख लीजिए है ना 37। क्या नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बचा नीचे, ऊपर केवल बचा आपका कितना, वेरी गुड, 37 इंटू 16 बराबर x। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, 37 को 16 से कितना आएगा, सही है ना। हाँ ठीक है, चलिए 2 9 5 कितना आ गया आ गया 5 9 2 बराबर x हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो आपका दिख रहा है ये x कौन सा है आपका, ये है। तो यहाँ पे हमारा कितना आना चाहिए, 592 आना चाहिए। तो यदि यहाँ पे हम लिख दें 592, तो इसका मतलब ये हो गया कि 9 खिलौने का प्राइस 333 रुपीज था, तो 16 खिलौने का प्राइस 592 रुपीज है। हो गया, बस इतना ही करना था। इसमें कुछ हार्ड लगा क्या, इसमें कुछ नहीं। और यही तरीका हम लोग इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे और इसमें भी लगाएंगे, और आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखा जाए। अच्छा यहाँ पे आपने एक चीज गौर किया, इसमें गौर करने वाली बात यह है, अच्छा आपने डायरेक्ट वेरिएशन में क्या सीखा है कि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, तो हमारे यहाँ पे ना 9 खिलौना है, तो 9 खिलौने का प्राइस 333 रुपीज है। अब यहाँ पे खिलौना क्या हो गया, बढ़ गया, खिलौना बढ़ गया, तो प्राइस भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या प्राइस बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो जब हमारा खिलौना बढ़ा, यानी कि ये पहला चीज बढ़ गया, तो दूसरा चीज अपने आप बढ़ गया ना। यही होता है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे 9 खिलौने का प्राइस 333 था, तो 16 खिलौने का प्राइस 592 है। सिंपल सा बात। चलिए अब हम लोग इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, इफ 25 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज 1575। मतलब ये कि 25 मीटर का कपड़ा है, उस कपड़े का प्राइस कितना है, 1575 रुपीज है। ठीक है, पहला काम क्लियर। आगे, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ इट कैन बी बाउट फॉर रुपीज इतना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1575 रुपीज में 25 मीटर कपड़ा मिल जाता है। तो बताइए कि 2016 रुपीज में कितना मीटर कपड़ा मिलेगा। तो इसमें दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, इसमें भी दो चीजों के बारे में बात हो रहा है।
इसमें हमारा क्या था, प्राइस और ट्वाइस। इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, वेरी गुड, मीटर और रुपीज बोलो या फिर प्राइस बोलो, मीटर और प्राइस के बारे में बात हो रहा है इसमें। चलिए, तो अब आपको मालूम चल गया है कि इसमें जो है मीटर और प्राइस के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया कि पहला मीटर के बारे में बात हो रहा है और दूसरा प्राइस के बारे में बात हो रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस को आप ऊपर लिखना चाहते हैं कि नीचे लिखना चाहते हैं। अब जहां भी लिखना चाहें आप वहां लिख लीजिए। चलिए, हम लोग प्राइस ऊपर ही लिख लेते हैं, प्राइस, लेकिन किस में दिया हुआ है, प्राइस रुपीज में दिया हुआ है, और नीचे क्या दिया था हमारा, मीटर है। हो गया, बस बात खत्म। यहीं पे आपको 2 टेबल बना देना है, बस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जरा देखिए ध्यान से, समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले प्राइस के बारे में बात हुआ है, तो 1575 रुपीज में कितने मीटर कपड़े मिलते हैं, 25 मीटर मिल जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्राइस के सेक्शन में लिख देंगे 1575, और इतने प्राइस में कितना मिलता है कपड़ा, 25 मीटर। तो मीटर वाले सेक्शन में 25 लिख देंगे, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे फिर से हमारा क्या दिया हुआ था, प्राइस दिया हुआ था, तो इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, प्राइस वाले सेक्शन में, यानी कि 2016। नीचे दिया हुआ है क्या मीटर, नहीं दिया हुआ, वही तुमको फाइंड करना है, तो आप इसको क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, बस हो गया। और कोई समस्या इसमें है क्या, कुछ नहीं है अब इसमें। अब ये बड़ा आसान तरीके से बन जाएगा हमारा। चलिए, अब जरा देखा जाए तो हम लोग इसको, ये जो हमारा यहाँ पे बना है उसी फॉर्म में लिखेंगे, है ना। मतलब कि 1575 बाई 25 बराबर 2016 बाई एक्स। ये सेम टू सेम आ गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, वैसे टेबल बस याद रख लो, काम चल जाएगा, है ना। चलिए, इसमें भी आपको दिख रहा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1575 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 2016। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पे हाँ देखिए ध्यान से, x बराबर 25 इंटू 2016 बराबर, ये देखिए अभी हमारा 1575 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना। क्या कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कट रहा है तो इसको हम लोग काट लेते हैं, है ना। देखिए 25 से कटेगा ये एक बार में, और ये 25 से कितने बार में, 6 बार में कट जाएगा 150, और ये 3 बार में 63, है ना। और ये 63 भी इससे कटेगा, काट के देखते हैं। 25 से 6 बार में 150, 7 बच जाएगा, 75, और 25 के टेबल में 75 कितने बार में, 3 बार में, कट गया, है ना। कोई समस्या नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब जरा थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो 2016 को डिवाइड करना है 63 से, कर लेते हैं। 2016 को 63 से कितने बार में कटेगा, 3 बार में, 3 बार में हो जाएगा हमारा 9, हाँ 189 आएगा। तो 11 में 9 घटाएंगे तो कितना, 2, 9 में 8 जाएगा तो 1, है ना। और ये तो कट गया हमारा, और यहाँ पे हमारा 6 आएगा। 2016 को 63 से करना है, हाँ सही है, और ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, हो गया। यानी कि 63 से यदि हम डिवाइड करते हैं 2016 को तो कितना बार में कट जाएगा, 32 बार में पूरा तरीके से कट जाएगा। तो अब हमारे पास केवल बचा क्या, अब हमारे पास केवल x बराबर कितना बच गया, नीचे में तो कुछ नहीं, ऊपर में भी कुछ नहीं, केवल 32 बचा, केवल 32, यानी कि ये हो गया आपका आंसर। और यहां पे भी आप घेर लीजिए इसको। इसका मतलब क्या हुआ बता सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया x का बराबर 32, मतलब कि यहाँ पे कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई देखो 1575 रुपीज में कितने मीटर कपड़े मिलते थे, 25 मीटर। तो अब यहाँ पे हमारा 2016 रुपीज में कितने कपड़े मिल जाएंगे, 32 मीटर, हो गया, बस बात खत्म। कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर 3 देखा जाए। अब हमको लगता है कि अब आप इसको बना लेंगे अपने से भी, लेकिन देख लेते हैं, आपके पास बहुत सारा बुक में सवाल है, आप उसको ट्राई करेंगे और हर बार यही चीज आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 3 क्या कहा गया। इफ 13 मीटर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म आयरन रॉड वेज 23.4 kg, मतलब ये हो गया कि एक 13 मीटर का जो है ना एक आयरन का रॉड है, क्या है, 13 मीटर का आयरन का एक रॉड है, मतलब कि बहुत 13 मीटर बहुत बड़ा होता है, मान लीजिए बहुत बड़ा होता है 13 मीटर। तो सपोज कीजिए कि 13 मीटर का एक आयरन का रॉड है और उस आयरन का रॉड का जो वेट है वो कितना है, 23.4 kg, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात पकड़िएगा कि किन दो चीजों के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि आपको टेबल क्रिएट करना है ना। आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट विल बी द वेट ऑफ 6 मीटर्स ऑफ द सेम रॉड। तो जब 13 मीटर आयरन रॉड का वेट 23.4 kg है तो 6 मीटर आयरन रॉड का वेट कितना होगा। मीटर और वेट का बात यहाँ पे हो रहा है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको बनाना है फिर से टेबल। तो आप यहाँ पे यदि देखे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे बात हो रहा है मीटर का एक और दूसरा का बात हो रहा है यहाँ पे वेट के बारे में, है ना, ये वाला केजी के बारे में बात हो रहा है। तो दो चीज आपको मिल गया, तो दो चीजों का आप यहाँ पे टेबल बनाइए। तो आप यहाँ पे वेट लिख लो पहले ऊपर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप पहले लिखना चाहते हो। वेट किस में दिया हुआ है आपका, केजी में दिया हुआ है, और नीचे आपका क्या है, मीटर। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज कर सकते हो, यहाँ पे ना आयरन रॉड लिख लो, आयरन रॉड, क्या लिख लो, आयरन रॉड, जो कि किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। अब ठीक लग रहा है थोड़ा सा, यदि हम यहाँ पे मीटर भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये ज्यादा सटीक लग रहा है ना, एकदम एक्यूरेट लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे वेट है, तो बताइए कि 23.4 kg में कितना मीटर आयरन रॉड उसको मिलता है, यानी कि उसका वेट है ना। मतलब ये हो गया कि आयरन यहाँ पे वेट है आपका 23.4 और 23.4 kg जो वेट है वो कितने मीटर आयरन रॉड का वेट है, 13 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 13, हो गया बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ था आपका, देन व्हाट विल बी दी वेट ऑफ 6 मीटर, ये किसका है, 6 मीटर है, ये मीटर बात हो रहा है, तो इसको कहाँ पे लिखेंगे, मीटर वाले सेक्शन में, जो कि कहाँ है हमारा, नीचे में है, तो यहाँ पे 6। तो बताइए कि क्या 6 मीटर आयरन रॉड का वेट आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, वही तो आपको फाइंड करना है, तो क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, बस हो गया, है ना। चलिए तो अब आपको मालूम है कि ये कैसे बनेगा, ये हमारा 23.4 बाई 13 इज इक्वल्स टू x बाई 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 23.4 इंटू 6 बराबर 13 इंटू एक्स। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, 23.4 इंटू 6, ये हमारा अभी 13 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में बराबर x। कोई समस्या यहाँ तक समझने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ना हमने आपको बार बार कहा है कि यदि कहीं पे पॉइंट दिखे तो उसको सबसे पहले हटाओ, क्योंकि पॉइंट देखने में बहुत छोटा होता है लेकिन ये पूरे सवाल को गड़बड़ कर देगा। तो पहले पॉइंट को हटा लेते हैं। यहाँ पे 23.4 है ना, तो क्या हम लोग इसको 234 बाई 10 कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 10 से, ये हो गया इंटू 6 और यहाँ पे इंटू 13 तो है ही, है ना। चलिए बराबर x। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। देखा जाए यदि हम लोग चलो इसको काटते हैं 2 से 3 बार में, इसको 2 से 5 बार में, ठीक है ना। चलिए आगे अब देखते हैं कि 13 से डायरेक्ट होता है कि नहीं, 2 3 4 जो है 13 से डायरेक्ट होता है कि नहीं। तो एक बार में करेंगे 13 है कि नहीं, 0 1 4, 13 के टेबल में 104 आता है, हाँ आता है। कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। कितने बार में, 8 बार में आता है 104। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। कितना आ गया आंसर आपका, 18। इसका मतलब ये हो गया कि 13 1 जा 13 और 13 18 जा 234 हो गया। कोई समस्या इसमें। चलिए अब आगे थोड़ा सा इसके बारे में और बात किया जाए। तो ऊपर में क्या बचा आपका, केवल 18 इंटू
3 डिवाइडेड बाई 5 बराबर x। चलिए अब इसको हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18 इंटू 3 कितना होगा? 54 है ना। तो 54 बाई 5 बराबर x। आगे देख लीजिए, इसको करना पड़ेगा डिवाइड, है ना। चलिए कर लेते हैं। 54 को करेंगे 5 से, तो एक बार में हमारा ये कट गया। फिर यहाँ पे 0 4 लिखेंगे यहाँ पे, तो 0 अब पॉइंट देने से पहले 0, और यहाँ पे 0 आ जाएगा पॉइंट के बदले में 8। नहीं, यहाँ पे देखो ध्यान से। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा कि सर पॉइंट दे के 0 देते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो बिल्कुल आपका 54 आएगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर यहाँ पे तो हमारा, चलिए मान लीजिए आपने इतना किया, एक बार में 5 को काटा, आप यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे पॉइंट देंगे और पॉइंट के बदले में यहाँ आप 0 देंगे, यही ना। और 8 बार में आपका कितना आ जाएगा? 40 कट गया। तो आंसर आपका आना चाहिए कितना? 1.8। लेकिन आपने ये भी कभी सीखा होगा जरूर कि कोसेंट को डिवाइजर से मल्टीप्लाई करने पे रिमाइंडर आना चाहिए, तो कभी नहीं आएगा इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट से पहले ही 0 डालते हैं। तो अब करोगे तो आपका बिल्कुल 54 आएगा। समझे बात को? तो कितना आ गया हमारा आंसर? 10.8। तो यहाँ पे हो जाएगा 10.8 बराबर x। चलो, तो ये इस x के बदले में क्या लिख देंगे अब हम लोग? 10.8। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है हमको कि देखो 13 मीटर आयरन रॉड का वेट कितना है? 23.4 kg। उसी प्रकार 6 मीटर आयरन रॉड का वेट कितना है? 10.8 kg। अच्छा, यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? यहाँ पे आप ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि आयरन का रॉड का जो लेंथ है ना वो घट गया। देखिए, ये 13 था और ये 6 हो गया। आयरन का जो रॉड है उसका लेंथ घट गया, तो उसका वेट भी क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। तो क्या घटा? बिल्कुल घटा। ये पहले 23.4 था, अब ये 10.4 हो गया, घट गया, है ना। तो ये खूबसूरती है डायरेक्ट वेरिएशन का। बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से। हाँ, सवाल नंबर 4। चलिए देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ 3 मीटर हाई पोल एट अ सर्टेन टाइम ऑफ द डे इज 3.6 मीटर। मतलब ये हो गया कि दिन का समय है, दिन का समय है, 3 मीटर ऊंचा ना एक पोल है, समझेगा। दिन का समय है, 3 मीटर ऊंचा एक पोल है, और उस पोल के द्वारा जो उसका परछाई है वो कितना बड़ा बनाया जाता है? 3.6 मीटर का। तो यहाँ पे भी दो चीज आपको दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे भी आपको दो चीज दिख रहा है। पहला है आपका पोल का हाइट, पोल का हाइट, और दूसरा क्या दिख रहा है? लेंथ ऑफ शैडो, है ना। दो चीज आपको यहाँ पे दिखा। तो दो चीज का आप पहले यहाँ पे टेबल बनाइए। हाइट ऑफ, हाँ, हाइट ऑफ पोल दिख रहा है आपको पहला, और दूसरा दिख रहा है आपको लेंथ ऑफ शैडो। तो ये दो चीज आपको यहाँ पे दिख रहा था। हो गया ना? चलिए देखिए ध्यान से अब। तो बताइए, चलिए आप लोग बताएंगे थोड़ा। पहले बार में पोल का हाइट कितना है? 3 मीटर। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 3, ठीक है ना। अच्छा, हाइट ऑफ पोल किस में दिया हुआ है? एक मिनट। हाइट ऑफ पोल जो है वो मीटर में दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ शैडो भी किस में दिया हुआ है? ये भी मीटर में ही तो दिया हुआ है ना। चलिए, तो पहले बार में पोल का जो हाइट है वो 3 मीटर है, तो वो 3 मीटर का पोल कितने मीटर का शैडो बना रहा है? 3.6 मीटर का। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3.6। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर पोल whose shadow at that time is 54 मीटर लॉन्ग। अब बताइए कि अब दूसरे बार, ये तो पहला केस हो गया हमारा, दूसरे वाले केस में
54 मीटर लंबा शैडो बनाया जा रहा है। शैडो का यहाँ पे दिया हुआ लेंथ कितना, 54 मीटर। हाँ 54 दिया हुआ है, 54 है। तो बताइए कि ये जो 54 मीटर का शैडो बनाया जा रहा है पोल के द्वारा, उस पोल का हाइट कितना है वो आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, वही आपको फाइंड करना है। तो इसको आप मान लेंगे x। अब तो बन जाएगा। चलिए हम चाहते हैं कि ये वाला आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये भी उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से आपने इसको बनाया, इसको बनाया और इसको बनाया, वो भी इसी प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट कर दिया है। बाकी आपका काम यहाँ पे चालू होता है कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा वो आप फाइंड करेंगे। हो जाएगा इतना काम, कोई डाउट नहीं ना? चलिए तो ये वाला आप ले लीजिए HW। बाकी आपके बुक में जो सवाल है उसको आप सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप क्लास में आके पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हो जाएगा, कोई समस्या नहीं ना? चलो तो आप लोग भी जरूर बनाइएगा। आपके बुक, आपके पास जो बुक है, RS अग्रवाल हो, NCERT हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो, आप किसी भी बुक से भी बनाइए, बनेगा हर चीज। अब हर चीज बन जाएगा इसमें से, कोई समस्या? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग, अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आराम से पहले एक मिनट सुन लीजिए। यहीं पे हमारा जो पहला वाला पार्ट है, क्या था पहला वाला पार्ट? डायरेक्ट वेरिएशन कंप्लीट होता है। इतना ही था, इतना ही में आपको डायरेक्ट वेरिएशन पूरी तरीके से समझ में भी आ गया, और जब आप अपने बुक के सवालों को बनाएंगे तो वो भी पूरी तरीके से बन जाएगा। अगले वाले क्लास यानी कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट, जो कि है इनवर्स वेरिएशन या फिर इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है ना? चलिए तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।